एक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में सीएनटी एक्ट 1908 लागू हुआ था और बाद में 1922 ईस्वी में इस एक्ट में संशोधन करके धनबाद और सिंहभूम जिले को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसको जो है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में लागू किया जा रहा है इस जो सीएनटी एक्ट है 1908 का। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये है कि सीएनटी एक्ट 1908 में भूमि का कितना प्रकार है? What is the type of land which is given or mentioned in the CNT Act 1908? तो कुल 4 प्रकार का मेंशन है। पहला है मुंडारी, दूसरा है खुटकट्टी, तीसरा है भुइयर और चौथा है कोडकर। ये जो खुटकट्टी शब्द आया है, ये खुटकट्टी शब्द हम बीच बीच में आप लोगों से सवाल भी पूछते रहेंगे, आपको उसका उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के समय में किया गया था? ये आपको बताना है 1793 में। तो चलिए आपको आपके साथ आगे बातचीत करेंगे। मुंडारी, खुटकट्टी, भुइयर और कोडकर 4 प्रकार की जमीन का उल्लेख है और सीएनटी एक्ट 1908 का पिता कहा जाता है। मतलब किसने इसको इसके पूरी चीजों को बनाया था, इसके तो पिता जो है फादर हॉफमैन को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ सीएनटी एक्ट इज नोन एज फादर हॉफमैन, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए सीएनटी एक्ट लागू किया था कि सीएनटी एक्ट आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहे और ये जमीन पर किसी और का कब्जा नहीं हो। तो धारा 16 जो है, जिसमें किसी रैयत को कितने वर्ष के काश्तकारी के उपरांत भूमि का अधिभोगाधिकार सुरक्षित माना जाएगा, ये जो है 12 वर्ष। हमने आपको पिछली वीडियो में भी इसकी जानकारी दी थी कि इसके लिए 12 वर्ष बताया गया है। देखिए यहाँ पर कि धारा 16 के अधीन जो है, धारा 16 के अधीन अगर आप देखेंगे तो किसी रैयत को 12 वर्ष के काश्तकारी के उपरांत भूमि का अधिभोगाधिकार सुरक्षित माना जाएगा। 12 वर्ष, ये याद रखिएगा, 12 वर्ष तक का सुरक्षित माना जाता है। और अगर किसी रैयत को नर वारिस ना हो, मतलब जैसा कि खुटकट्टी और मुंडारी सिस्टम में वर्णित है कि जमीन का मालिकाना ट्रांसफर होगा और वो मेल मेंबर पर होगा, पुरुष वंशज पर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी रैयत को नर वारिस ना हो, मतलब उसका पुरुष वारिस ना हो, तो भूस्वामी काश्तकार के निधन के पश्चात जमीन का मालिक कौन होगा? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में ऐसी कई समस्याएं आती है अलग अलग प्रमंडल में कि जमीन का मालिक जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसमें मेंशन है कि ये परंपरा के अनुसार मेल मेंबर के नाम से चला जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो और मेल मेंबर जीवित नहीं हो तो ये जो रैयत होगा ये नर वारिस ना हो तो भूस्वामी काश्तकार के निधन के पश्चात जमीन का मालिक पुनः जमींदार हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें फिर से एक बार जमींदार को ये अधिकार दे दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये अधिकार जमींदार को दिया गया। काश्तकारी का वर्ग जो है, काश्तकारी का जो वर्ग है, अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में बताया गया है कि काश्तकारी आखिर कौन होंगे, जिसको हम लोग टेनेंसी बोलते हैं। तो कौन है? भूधारक कौन है? रैयत कौन है? अधिभागी रैयत कौन है? अनधिभोगी रैयत कौन है? तो खुटकट्टी का अधिकार जिनको प्राप्त है वो रैयत कहे जाएंगे। और खुटकट्टी का वास्तविक मीनिंग होता है कि जो लोग जंगल को काटकर चौड़ी भूमि खेती करने के लिए बनाए थे, तो चौड़ी भूमि जिन्होंने बनाया था वो खुटकट्टी का निर्माण किए थे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा और आप घर बैठे हुए जेपीएससी 80 बच्चे लास्ट 6 जेपीएससी में हमारे यहाँ से गए हैं, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो दी हुई है। तो और उन सारे लोगों ने प्रशासनिक
जो श्री कृष्ण प्रशासनिक संस्थान है हमें बुला करके वहां सम्मानित किया, बहुत खुशी होती है। और अगले बार उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें सम्मानित करेंगे वहां बुला करके और आप क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट लोगों ने किया था CNT पर से एक वीडियो लेकर के आइए जल्दी से। और पिछली वीडियो हमारी थोड़ी छोटी थी, तो ये बड़ी वीडियो थोड़ी बनाई गई है और आप अंत तक देख लीजिएगा इसको, ताकि हमें लगता है कि आपके क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। और मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, एक क्वेश्चन नीचे आना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है हमारे पास। हमारी जो टीम है ये क्वेश्चन तैयार करती है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपायुक्त हेड होते हैं पता है ना CNT एक्ट में। और आप स्टेट कमीशन से उपायुक्त डायरेक्ट नहीं बनिएगा, आप बनिएगा CO डिप्टी कलेक्टर, आप उप कलेक्टर बनेंगे तो आपके पास भी ताकत रहेगा, आप BDO बनेंगे, CO बनेंगे। तो अब देखिए, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने के आदेश दे सकेगी, ये किस धारा में वर्णन किया गया है? तो ये धारा नंबर 80 है, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए 80 नंबर आर्टिकल भी याद होगा आपको कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, कौन? राष्ट्रपति। और यहां पर 80 नंबर धारा जो है वो क्या है? राज्य सरकार ये आदेश देती है कि 80 में वर्णित किया गया है कि अगर राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी तो राज्य सरकार उसको आदेश देगी कि इस पर फिर से जांच हो। जमीन के मामले में झारखंड में बहुत स्पष्ट है निर्णय। तो इसको आप अभी वो पुराना जमाना नहीं है कि आप किसी से साइन करवा लीजिएगा और जमीन आपका हो गया। आप देखते होंगे ना कि तालाब जो उसने भर दिया उनके ऊपर केस हो रहा है। आप किसी आदिवासी से, मूलवासी से, रैयत से उनकी जमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है। CNT एक्ट में वन पदार्थ CNT एक्ट के मुताबिक किसे कहेंगे? तो वन पदार्थ का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं होता है, बल्कि वन पदार्थ में लकड़ी, वन पदार्थ में फूल, पत्ता, चारकोल, रेशम, लाह, मधुमक्खी का जो मधु है, ये सारी चीज वन उत्पादन है। वहां की मिट्टी भी, बालू भी, गिट्टी, ये सब वन उत्पादन माना जाएगा। इसका पर्सनल यूज करते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भूमि अगर एक से अधिक लोगों को दिया गया है, अधिक लोग लें या अनुमंडल में स्थित हो, तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि से ज्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान किस धारा में है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले में, थोड़ा सा ये अलग अलग दिख रहा है आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जिले मतलब इसका मतलब होता है पूरा जिंदगी जिले, ये जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो यह अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान किसमें है? इसका प्रावधान 138 में किया गया है, 138 में। इसको याद करने का क्या तरीका अच्छा है? सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर धारा याद नहीं होता है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा। आप क्या करना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दीजिएगा, उधर भी दिमाग लगाना है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है 138 में कुछ ताकत दिया हुआ है। तो थोड़ा सा उधर दिमाग लगाएंगे ना तो इधर आपका क्लियर होने लगेगा दोनों चीजें, कि एक जिले से ज्यादा में उसका जमीन हो जाता है तो जिस जिले में ज्यादा जमीन है उस पर सुनवाई होगी। और ये प्रक्रिया दी हुई है और इसके लिए धारा नंबर 138 है। तो हम आपको बता रहे थे कि काश्तकार का मतलब होता है कि जो भूमि का लगान का भुगतान कर रहा है वो काश्तकार है। और धारा अगर आप 5 देखेंगे तो भूधारक, और धारा 6 में रैयत का मीनिंग समझाया गया है। रैयत, दक्षिण भारत में ना रैयतवाड़ी विद्रोह हुआ था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट हुआ था। हमने आपको क्वेश्चन पूछा था परमानेंट सेटलमेंट किसने किया? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ये क्या था? इसमें कम से कम 20 वर्षों के लिए लगान
फिक्स किया गया था, 20 वर्षों के लिए लगान फिक्स किया गया था। और ये सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट हमारे झारखंड में हुआ ऐसा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इलाके में भी हुआ था, उसको महलवाड़ी सेटलमेंट कहते थे। और दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहते थे। रैयत मतलब भूमि का पट्टा जिसके पास है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्य द्वारा, भाड़े के सेवक द्वारा, भागीदार की सहायता से खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अर्जन किया हो, वो रैयत है। भूमि छोटा हो, भूमि बड़ा हो, वो रैयत कहा जाता है। तो ये रैयत अगर किसी के पास वो रैयत है तो ये रैयत खुटकारी, जो शुरू में आपको बताया ना, मुंडारी खुटक पद्धति जो है वो, कोडकर पद्धति जो है वो, ये जमीन के भूस्वामी, टोटल 4 प्रकार की जमीन का इसमें वर्णन है। भूयहर, ये 4 प्रकार का वर्णन किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र में, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान और पलामू वाले क्षेत्र में जो लोग जमीन के मालिकाना को लिए हुए हैं, और ये जमीन का मालिकाना ट्रांसफर भी होता है, ये ट्रांसफर भी होता है। तो ये खुटकट्टी आप इसको बोलेंगे। अध्याय 3 में अगर देखेंगे तो भूधारक के बारे में बताया गया है कि गांव का मुखिया को क्या ताकत होगा, और भूयहर जो शब्द है इसको भी अध्याय 3 में धारा 9 में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए, अधिभागी रैयत अध्याय 4 में, धारा 16 में, ये सारी चीजों के आप इस प्रकार से फंडामेंटल राइट याद करते हैं, वैसे यहां भी याद करते चलेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो दोनों चीज साथ साथ होगा। मौलिक अधिकार भी याद कीजिए, आर्टिकल शुरू वाला 12 से 35 वहां और 12 से 35 यहाँ धारा में, तो ये फायदा आपको करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सीएनटी एक्ट की धारा 46 और ये देखिए संविधान की भी धारा 46 जो है ना SC/ST के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का 46 नंबर आर्टिकल क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रायोजन। और देखिए कितना अच्छा आपका भिड़ गया है यहाँ पे। धारा 46 किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पूर्व अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। ये 46 में बताया गया है कि रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त के पूर्व अनुमति से डिप्टी कमिश्नर चूंकि हेड होते हैं, तो एक एसटी अपनी जमीन एसटी को बेच सकता है। एसटी को बेच सकता है, वह जनरल या ओबीसी को नहीं बेच सकता। Those caste which comes in the category of general category and the OBC, ST people can't sell their land to those people। और अगर वो कर देते हैं तो धारा 46 का उल्लंघन होगा। और ये धारा 46 तो आपके लिए बहुत अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ सीधा भिड़ गया आपका। वहां भी SC/ST और यहां भी SC/ST की बात हो रही है कि जिस थाना क्षेत्र का मामला है वहां पर उपायुक्त के आदेश से ST/ST की जमीन को बेच सकता है। और हालांकि हमारे जो ST भाई बहने हैं वो ये सारे नियम को जाने, और बाकी लोग भी जाने, जो लोग यहाँ नौकरी करेंगे या फिर झारखंड में रहते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत जो जमीन है, जो हमने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसे धान की खेती के लिए चौड़ा किया गया है, तो उसको स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत के रूप में कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त वाली जमीन कहलाती है। आप कभी कभी जब जंगल में विजिट करते होंगे, सरंडा जंगल के क्षेत्र में, तो बीच बीच में गांव में आपको कुछ कुछ जमीन चौरस रूप से दिखेगा, जो चौड़ा करके बनाया गया है, कुछ कुछ जमीन आपको दिखेगा। और उसमें धान की खेती होती है। खास करके धान की खेती जब फसल लग जाती है ना,
तो वो चल संपत्ति कहा जाता है। आजकल तो इसका भी इंश्योरेंस होता है, और किसान बिल वाला देख ही रहे, आंदोलन चल रहा है पूरा। तो ये सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडबद्धा, जिसे धान की खेती के लिए चौड़ा किया गया हो, वह स्थायी बंदोबस्त वाली जमीन कही जाती है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि छोटानागपुर सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष का क्या मतलब होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि आम तौर पर कृषि वर्ष का मतलब झारखंड में 1 अप्रैल से होता है आम तौर पर, लेकिन अगर मानसून आगे पीछे हो, झारखंड में मानसून आने का क्या डेट है, कोई बताइए। झारखंड में मानसून आने का सही डेट क्या है? सही उत्तर क्या होगा? 10 जून। मई में तो झारखंड में आता नहीं है, पूरे भारत में भी नहीं आता, 1 जून को आता है। 10 जून ठीक है, 10 से 15 जून आप बोलिएगा तो ठीक है। तो अगर मानसून के डिले होने से कोई आगे पीछे हो, तो आगे पीछे होगा तो क्या होगा? अगर आगे पीछे होगा तो जो कृषि वर्ष है वो थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते ना, तो करेंगे उसको। तो रैयत के बारे बता रहे थे, और ये जो खरसवा अनुमंडल है, सरेकेला वाला एरिया, वहाँ एक राजा भी रहते थे। हाल के दिनों में हम उनके घर पे गए थे, जो राजा का किला है सरेकेला में, वहाँ पर ये नियम लागू है। और ये अधिभागी रैयत द्वारा ये लगान जब दिया जाता है तो प्रतिकूल साबित अगर नहीं होगा और उचित नहीं होगा तो इसको नहीं माना जाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद रख लें, और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है, उसका लगान चुकाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है भूधारक। जमीन जिसके पास, सिंपल सा चीज, बहुत हार्ड क्वेश्चन थोड़े आएगा परीक्षा में, तो उसको भूधारक बोलते हैं। और ये देखिए, भूधारक मतलब जिसके पास में जमीन है, भूधारक हो गया। और छोटानागपुर अधिनियम जो है, इसमें बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है ना, ये धारा 17 में है। और उधर धारा 17 में संविधान में क्या है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी। और यहां पर क्या है? बंदोबस्त। कि बंदोबस्त को बताया गया है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कि बंदोबस्त रैयत जिसके नाम से जमीन हो गया, यह बंदोबस्त रैयत है। इसी प्रकार से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41, जो धारा 41 है, उसके द्वारा अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। और ये जो है कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और आपको जानना चाहिए कि इसमें कोई अनाधिभोगी रैयत तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद, मतलब जो पहला कृषि वर्ष से लेकर के तीसरा कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर अगर वो कृषि वर्ष का लगान देने में असमर्थ है, अगर वो असमर्थ है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 3 कृषि वर्ष के बाद जो प्रारंभ होगा दिन 1 अप्रैल से, तो 90 डेज के अंदर भी पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान अगर नहीं दिया तो उस जमीन से उसको बेदखल किया जा सकता है। और ये एक प्रोविजन है इसमें बेदखल किए जाने का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो आप टेस्ट सीरीज जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, दे रहे हैं, उनको सारा चीज मिलेगा। और आपको उसमें ऐसे हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको क्लास अपना टाइमिंग से वेबसाइट में जाएंगे vinayasacademy.com में, और आप जाकर के आंसर कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना अच्छा है। तो काश्तकारी अधिनियम का 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर कितने प्रतिशत का वार्षिक दर से साधारण ब्याज किया जा सकता है? कितना परसेंट? 6.25%। देखिए, ये वार्षिक की दर से होगा
6.25% से साधारण ब्याज जो है ये 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगाने पर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। राज्य सरकार क्या जो बंजर भूमि की बात करते हैं भारत में, ये बंजर भूमि जो शब्द है जिसको मूरलैंड बोला जाता है, इसका सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? बंजर भूमि वाला, मतलब जिसमें खेती नहीं कर सकते हैं, ये बंजर भूमि। अभी तो पंजाब हरियाणा की बहुत सी जमीन बंजर भूमि हो रही है क्योंकि वहां इतना खेती कर ली है कि आगे खेती नहीं कर सकता। बोलते हैं इतना खाना खा लिए कि अब खा नहीं सकते। तो कभी कभी जमीन को, एक तो जमीन में अगर मरुस्थलीय पार्ट है तो भी बंजर हो जाता है, कुछ कुछ इलाके में सॉइल ही ऐसी है वो भी बंजर हो जाता है। रेलवे लाइन के किनारे की सारी जमीन बंजर भूमि है भारत की, लेकिन गुजरात में बहुत ज्यादा है, वहां पर दलदल भूमि बहुत ज्यादा है, वो कच्छ वाले एरिया में। हमारे झारखंड में माउंटेनस एरिया है तो उसमें बंजर भूमि है, जंगल के अंदर भी बहुत सी बंजर भूमि है। तो क्या ये बंजर भूमि जो है, ये क्वेश्चन है कि सरकार किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बंजर भूमि में कुछ कुछ कार्यक्रम शुरू हो जाता है सरकार के द्वारा में, तो उसका बंदोबस्ती किया जाता है। मतलब बंदोबस्ती का मतलब है ट्रांसफर ऑफ लैंड विद द नेम ऑफ एनी पर्सन। तो ये इसमें 1908 की धारा 63 के के अंतर्गत है कि राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त कर सकते हैं अगर करना चाहें तो राज्य सरकार। और आप देखते होंगे जितने भी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्राइवेट आदमी तो जमीन देता नहीं सरकार को, तो गवर्नमेंट कोई अगर प्लान करती है, कॉलोनी भी बचाना चाहती है, जमीन नहीं है, तो बंजर भूमि को क्या किया जाता है, पहले बंदोबस्त किया गया, मतलब उसको एक नंबर जमीन बना दिया गया और उसको बनाने के बाद में फिर उस पर काम शुरू होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, खासमहल जमीन का मतलब क्या हुआ कि जिस जमीन पर ब्रिटिश काल में टैक्स नहीं लगता था, जिसको राजस्व रहित जमीन घोषित कर दिया जाता था कि आपसे टैक्स नहीं लेंगे चलिए, तो जब आपसे हम टैक्स नहीं लेना चाहते तो वो जमीन को राजस्व रहित जमीन कहते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस लिहाज से अगर देखेंगे लोगों के लिए, क्योंकि विदाउट टैक्सेशन जो जमीन सरकार देती थी वो बहुत से इंडस्ट्रियल सिटी में खासमहल होगा। जैसे ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, ये सिर्फ प्रमंडल के अंदर और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बल्कि ये जो नोटिफाइड एरिया होता है, जैसे जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया जो इंडस्ट्री होती है वहां नगर निगम नहीं है, तो ये कानून नगर निगम में, नगर पालिका में, नोटिफाइड एरिया में, और जैसे रामगढ़ आर्मी कैंप है झारखंड में, तो सैनिक छावनी वाला जो सिटी होगा उसमें भी लागू किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उपायुक्त के आदेश पर किसी का सरकार द्वारा कोटकर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के पश्चात इस भूमि पर लगान की दर क्या हो सकती है, इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, यहां इसको पहले, हाँ चलिए अभी देखिए कि किसी इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी। तो किसी का सरकार द्वारा अगर कोटकर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के बाद इस भूमि की लगान दर सामान्य भूमि का आधा जो जनरल लैंड होता है और एक जनरल लैंड का आधा हो जाएगा। देखिए सामान्य भूमि का आधा होगा या किसी तृतीय वर्ष का, जैसे बार बार आपको बोल रहे हैं कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तो तृतीय वर्ष का जो धनहर भूमि हुआ है, जो खेती हुई है, उसका प्रचलित दर का आधा होगा। ये याद रखना है कि अगर सरकार कोई कोटकर भूमि अनाउंसमेंट करती है तो उपायुक्त को ही आदेश होगा और कुछ वर्षों के बाद ये इस भूमि की लगान दर सामान्य भूमि का आधा हो जाएगा या किसी तृतीय वर्ष के धनहर भूमि के प्रचलित दर का आधा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी जनजाति है झारखंड में, सरकार के लिस्टिंग के अनुसार कितनी जनजाति है बताइए। आप लोग तैयारी कर रहे हो, जानते भी होंगे।
और जेपीएससी में महाआदिम जनजाति के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, कुछ है या नहीं है? महाआदिम जनजाति के लिए, महाआदिम जनजाति में सबर आता है, सबर, आड़िया, बिरहोर, बिरहोर भी आता है। ऐसी जनजातियां जो नष्ट होने वाली है झारखंड में, वो महा आदिम जनजाति कही जाती है। तो ऐसे जनजाति के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर लगान अगर कम हो रहा है तो क्या सरकार कुछ इसके लिए खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत से वसूल सकती है? तो खुटकट्टी प्राप्त अधिनियम जो होगा, जिसमें कि जो काश्तकारी शुरू किया गया, लिखित संविदा के अधीन खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत द्वारा उस भूमि के लिए जिसके संबंध में उसे ऐसा अधिकार हो, देय लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। बीच में लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका एक प्रोविजन है ये कि बीच में लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आप लोग की तैयारी साथ साथ आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत दाखिल खारिज जो होता है ना के बाद सुनवाई के दौरान रुनीजा नीति के तहत महिला सदस्य की उपस्थिति में अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है? 160 160 के द्वारा महिला सदस्य की उपस्थिति का अनिवार्यता समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से काश्तकार के लगान बकाये की स्थिति में अगर किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जोत का विक्रय किया जा रहा है, मतलब लगान उसका बाकी है, किसी अनुसूचित जनजाति का अगर लगान बाकी है और उसके जोत का विक्रय किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अंतरिति कैसी होगी? अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य होगा। ये ध्यान रखिए, अभी तुरंत बताए थे आपको कि किसी भी थाना क्षेत्र में जो जमीन ट्रांसफर की बात की जा रही है, किसी भी थाना क्षेत्र में जो जमीन ट्रांसफर की बात की जा रही है, वह जमीन किसके लिए होगा? वह जमीन हमेशा एसटी समुदाय को ही होगा। अगर हमारे कोई आदिवासी बंधु लगान नहीं दे पाए हैं तो उसकी जमीन नीलामी होती है, तो ये जमीन को कोई एसटी ही खरीदेंगे, इसको कोई दूसरा लोग नहीं खरीदेगा। नहीं तो उसकी मूल भावना जो है सीएनटी की, वो नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो जमीन का मालिकाना दूसरे के पास चला जाएगा। तो हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। और जब एजुकेशन यहाँ का बढ़ेगा तो वो अलग अलग लाइन में आएंगे, जमीन पर वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि इसका लाभ हमारे भाई बंधुओं को मिलेगा। सीएनटी एक्ट में बहुत अच्छा और पुख्ता इसको जानकारी दिया गया है कि राज्य सरकार अगर किसी राजस्व अधिकारी के माध्यम से अगर भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार कराती है, तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस धारा में है कि अभिलेख करती है, तो अनुच्छेद 80 में ही इसको वर्णित किया गया है, ये भी आप जान लें। और आयुक्त जो होते हैं ना, कमिश्नर द्वारा निर्गत किया गया आदेश की रकम 100 रुपया से अधिक है, 5000 रुपया से कम है, तो क्या इसको चुनौती देंगे? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उपायुक्त के किसी आदेश को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। उपायुक्त के किसी आदेश को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चुनौती दिया जा सकता है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं, ये उपायुक्त ने 100 रुपया की जो राशि है और 5000 से कम है, तो इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और सीएनटी के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत कौन होता है? जिला का उपायुक्त।
ये डिप्टी कमिश्नर ही हेड होंगे, क्योंकि वो जिले के मालिक है। रेवेन्यू के भी कलेक्टर हेड है। और आप जब सीओ की बात करते हैं तो डिप्टी कलेक्टर है वो राजस्व उप निरीक्षक हो गया, उप कलेक्टर। तो ये सीएनटी एक्ट के तहत भूमि के बगान में परिवर्तन करने का ये सिर्फ झारखंड में ऐसा बात नहीं है। अगर आप असम चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, तो वहां जितने चाय के बागान है उनको भी दुरुस्त करने के लिए ऐसे कानून बने हैं। और हमारा संविधान का अनुच्छेद 371 में अलग अलग पर्वतीय राज्य, पठारी राज्य को बचाने के लिए एक प्रोविजन किया गया आर्टिकल 371 के द्वारा कि जो राज्य विकास से कोसों दूर रह गया है उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, ये प्रोविजन किया गया। तो सीएनटी एक्ट के तहत भूमि के बागान में परिवर्तन करने हेतु जिला के उपायुक्त, जो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, ऐसा साहब आपको भी तो बनना है। नाम में देखिए साहब आ जाता है, आप सीधा कलेक्टर नहीं बोलते, साथ में कलेक्टर। ब्रिटिश काल में इतना ताकतवर पद होता था प्रशासन का, पुलिस का, कि पुलिस वाली डर तो आज भी है। आप देखिए, आपके मोहल्ले में भी थाना की जीप आ जाएगी तो आपको डर लग जाएगा कि क्या बात है, किसके घर में क्यों आ गया। लोग बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं। हालांकि झारखंड की सरकार सोशल पुलिसिंग चला रही है ना, पुलिस हमारा मित्र है, लेकिन रात को आप मित्र को जब देखते हैं तो डर जाते हैं। ये सोशल पुलिसिंग बहुत बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में ये सोशल पुलिसिंग, पुलिस से दोस्ती आप कैसे करें और कितना करें, ये देखना पड़ेगा। तो इनके साथ साहब शब्द आ जाता है ना। आप जब बोलते हैं तो कलेक्टर साहब बने, चूंकि रॉब वाला पद होता था पहले। तो कुछ चीजों को आप भी जानते हैं, गवर्नर साहब आज भी महामहिम बोलते ही हम लोग। और पहले कानून की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और ये सारे तो कानून के जानकार जानते होंगे। तो आप जब कोई पढ़ाई बहुत करता था तो लोग उसको एक कमेंट करती थी कि तुम बहुत बड़ा बैरिस्टर बनोगे क्या। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, गांधी जी लंदन गए थे पढ़ने के लिए, और उस समय नाम होता था वकील का। और आज भी अच्छे अच्छे वकील हैं, लेकिन आज तो जो स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। आप लोग भी कलेक्टर बनिएगा तो आपके साथ नाम आएगा कलेक्टर साहब का। तो अभी अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना, हमको लग रहा है थोड़ा साइज बड़ा हो गया है, तो अभी थोड़ा छोटा हो, ठीक है। जोत के बंटवारे के बाद जमीन के लगान का निर्धारण, लगान वृद्धि या कमी का कारण, कमी करने का उपाय युक्त अधिकार के बारे में किस धारा में बताया गया है। तो ये धारा 24 से लेकर 36 तक है, 24 से 36 तक है। और फंडामेंटल राइट में 24 से लेकर के 36 नहीं 35 तक है। 36 में तो राज्य का ये कर्तव्य है कि आपको ये सारी चीज देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, कि सारा कुछ सरकार देगी, आपको नौकरी देगी, गरीबों को अनाज देगी, मिड डे मील स्कीम चल रहा है। केस करके मत लीजिएगा, सरकार के पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, आप क्या कर लीजिएगा, केस नहीं कीजिएगा। रहेगा तो देगी सरकार तो देने के लिए। लेकिन ये कानून तो मिलेगा ही। ये जो जनजातियों की सुरक्षा, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उनका वजूद रखने के लिए सीएनटी एक्ट को लाया गया है। अच्छा लग रहा है तो जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, वो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी चलता रहेगा ऐसा क्लासेज, अभी आपके पास समय कम है और देखिए आप जरूर से पास करेंगे। हमारे 80 बच्चे पिछले बार किए थे, 1/3 सीट पर विनय आईएएस का कब्जा था। इस बार 50% पर हम करेंगे, इसलिए सीट भी तो कम है, 252 सीट है ना,
सीट तो कम है, लेकिन हम उसमें कब्जा करेंगे ना, आपके द्वारा करेंगे, ये मतलब अनाधिकृत वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लगान वृद्धि ये कमी का कारण वृद्धि और धारा 24 से लेकर 36 में बताया गया है। धारा 24 से 36 याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को किस धारा में बताया गया है? 37 में। संविधान का अनुच्छेद 37 क्या है? यहां धारा है, वहां आर्टिकल है। देखिए, याद करने का अच्छा तरीका सिखा रहे। खुदकट्टी धारा 37 आर्टिकल 37 क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अभी बताया था ना, कोर्ट से केस मत करवाइएगा, रहेगा तो देंगे। और यहां धारा 37 क्या? खुदकट्टी मतलब जो लोग चौड़ी जमीन बनाए हैं उसके बारे में है कि रैयत को किस धारा में प्रदर्शित किया गया। रैयत मतलब अधिकार वाले लोग। और सीएनटी एक्ट में क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1996 में हुआ था और उसके बाद 2016 में भी इसमें हुआ था। 1996 में हुआ और फिर 2016 में हुआ। हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था, दूसरे वाले में, कि 2016 में भी। हमारा हाथ से भी देखिए लिख दिए 2016। 2016 में जो इसकी धारा 21 है, जो धारा इसकी 49 है, उसमें परिवर्तन किया गया था, याद रखिएगा। 1996 के बाद, झारखंड राज्य नया बनने के बाद, वर्ष 2000 के बाद 2016 ईस्वी में इसके धारा 21 में, इसके धारा 49 में परिवर्तन किया गया था। और यह परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होता है। उसकी जोत में जो भूमि का परियान है और ऐसी भूमि का वार्षिक लगान की रकम जो होगी वो तय होगी। और इसमें इसको लगान को किस्त में भी दे सकते हैं, आप किस्त में भी दे सकते हैं। तो सीएनटी एक्ट में काफी क्वेश्चन है यहां पर, और इतने क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका हमको नहीं लग रहा कि आपका छूटेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्यादा क्यों पढ़ना? लगान को धन के अलावा वस्तु के रूप में दे सकते हैं ना। अनुच्छेद 61 इधर आ गया धारा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। इधर देखिए क्या आ गया, इधर आ गया कि लगान को धन के अलावा वस्तु के रूप में भी दे सकते हैं। अभी बहुत जल्द झारखंड के जनजाति व्यवस्था को समझाने के लिए हम जनजाति के गांव में रहेंगे और वहीं से आपको समझाएंगे कि किस जनजातियों में क्या व्यवस्था होता है। पढ़ा राजा व्यवस्था क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, अलग अलग जनजातियों की व्यवस्था को उनके गांव से ही समझाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके झारखंड के पकड़ में आएंगे। हाँ, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर टाइम तो रहता नहीं है हमारे पास भी। बहुत से लोग बोलते हैं विनय सर तो इतना घूमते रहते हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट में एक बार लिखा कि सर आप 80 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिए, फिर आपको लगा आपका काम तो खत्म हो गया। अभी सर आप तो पूरा टूर में, कभी कभी शिमला में रहते हैं तो कभी सिक्किम में, कभी आप झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है ना, हमें अच्छा लगता है कि चलिए आपसे मिल लेते हैं डायरेक्ट आकर के। और जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794, उस पर आप कर दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है, आपसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। कुछ जानकारी आपसे लेते हैं ना आपके क्षेत्र की, और वो सारे लोगों को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख किस अध्याय में वर्णित किया गया है? 14 में। इसमें अध्याय 14 में, जिसमें है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है। तो अध्याय 14 में वर्णित किया गया है सीएनटी के किस अध्याय की किस धारा के अंतर्गत जमा के पूर्व लगान के लिए बाध्य आवेदन की परिसीमा को बताया गया है।
तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी टीम बहुत अच्छी है और वो लोग तैयार करके देते हैं हमें। सारा चीज हम अपने से नहीं करते, बहुत अच्छी टीम है हमारी। टीम में कई मेंबर हैं, वीमेन एम्पावरमेंट है, सोनाली मुखर्जी है, भावना कुमारी है, सोनी कुमारी है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो हमारी टीम का हिस्सा रह करके काम कर रहे हैं। और आप तक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। बहुत जल्द हमारी जो नए सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे और इसका भी आप लाभ जरूर से लीजिए। तो ये सीएनटी के किस अध्याय की किस धारा के अंतर्गत जमा के पूर्व लगान के लिए बाद आवेदन की परिसीमा को बताया गया है। तो अध्याय 9 धारा 57 की धारा जो है 57 धारा जो है, और इसमें बताया गया है कि जमा के पूर्व लगान के लिए बाद आवेदन की परिसीमा है। उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा, गवाही और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निर्णय वर्णन किया गया है सीएनटी की धारा में कि आप उपायुक्त के यहाँ पर जो इसमें धारा 141 से 176 तक, 141 से 176 तक, और हम आपको ये बता दें कि आप जब भूधृति का नाम आता है तो किसी जोत के भूस्वामी के आवेदन करने पर और अपना यह समाधान हो जाने पर वह जोत या उसके किसी भी भाग को किसी ऐसे पर्याप्त प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया है उसको बोला जाता है भूधृति। तो न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है और इसमें राज्य सरकार का भूमि विकास उधार अधिनियम 1883 लागू होता है। 1883 का इतिहास में कुछ याद है आप लोगों को? क्या था 1883 में, क्या कंट्रोवर्सी आया था? कोई बताइए। चलिए 1883 में क्या आया था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, क्या है? भारतीय जज यूरोपियन का मुकदमा नहीं सुन सकते क्या? तो उनको अधिकार दिया गया था, तो बहुत नाराज हो गए थे यूरोप के लोग, और इसी बिल को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें 1883 में राज्य सरकार का एक कानून आया और इसके बाद 1914 का बिहार उड़ीसा अधिनियम बना, जिसमें बताया गया कि 1 जनवरी 1903 के पहले किसी जोत के विक्रय के लिए पारित डिक्री के निष्पादन हेतु रजिस्ट्रेशन शर्त के निष्पादन पर अधिकार नहीं करेगा, उसका अधिकार नहीं करेगा। और हम आगे क्वेश्चन पर भी बढ़ेंगे इधर, तब तक दोनों चीज चल रहा है आपका। और ये क्वेश्चन क्या है? किसी भी काश्तकार की किसी उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी कार्यकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। यह किस अध्याय की किस धारा में कहा गया है? तो इसको तो बता दिए थे। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या है भाई, इसको देख लेते हैं थोड़ा। धारा 63 तक किस उपबंध का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो उपबंध है ये इसमें लगान के बारे में जानकारी है, लगान के बारे में। और अब कुछ बेसिक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आज आपके लिए है। बहुत बेसिक क्वेश्चन कि ये एक्ट कब लागू हुआ था, सारे लोग जानते होंगे, इसको बहुत ज्यादा हमको बताने का जरूरत नहीं है। अब अभी भी आप लोग नहीं सकेंगे बताने तो क्या होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन अभी आ गया ना, कुछ हार्ड भी मिलेगा, कुछ इजी। यही तो परीक्षा है। कब लागू हुआ था? 1908 में। किस किस प्रमंडल में लागू है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान। और जब एसपीटी पूछा जाएगा, एसपीटी साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, उधर नॉर्थ ईस्ट झारखंड, एसपीटी। और जब पूछा जाएगा ये, तो आपको इसको लिखना है। तो इसके अधीन कौन कौन से इलाका आएगा?
इसके अधीन आएगा नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, सेना वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, और बिहार उड़ीसा नगरपालिका का अधिनियम 1922 वाला इलाका, 1922 वाला, ये भी आएगा। सैनिक छावनी आएगा रामगढ़, नोटिफाइड एरिया जमशेदपुर, जहां जहां इंडस्ट्री है वहां पर आपको नोटिफाइड एरिया मिल जाएगा। आप लोग भी रहते होंगे तो बता दीजिएगा। किस अनुसूची में कहा गया है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का धनबाद और सिंहभूम में भी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको आप धन्यवाद, ये धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन वाला धन्यवाद नहीं है, ये धन्यवाद है। आप अभी मत बोलिएगा धन्यवाद सर। ये सिंहभूम जिले में लागू होगा। अनुसूची क में छोटा नागपुर प्रमंडल एवं अनुसूचित ख में धनबाद, यहां पर धनबाद ठीक से है, ये देखिए धनबाद ठीक है। तो इसमें धारा 2 में बताया गया है कि ये इन इलाके में भी लागू किया जाएगा, दोनों इलाका में लागू किया जाएगा। कृषि वर्ष वाला क्वेश्चन रिपीट है, अभी आपको बताए थे, इसको आगे बढ़ जाते हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया था। देखिए यहां पर भुगुत बंद बंधक भी कहा जाता है ना, छोटा नागपुर अधिनियम के इस क्षेत्र को जो उधार स्वरूप धन के भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए जमीन रखी जाती है उसे भुगुत बंद बंधक भी कहा जाता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में उप कलेक्टर के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है? सहायक कलेक्टर और उप कलेक्टर को भी रखा गया है। इसको राज्य सरकार के कानून के द्वारा लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी आपको बताए थे, देखिए खास महल का क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए ना, सरकारी जमीन को खास महल का क्षेत्र कहते हैं। पुराने समय में राजस्व मुक्त जमीन होता था, टैक्स नहीं दिया जाता था, तो जिस जमीन पर टैक्स नहीं लगता था उसको खास महल की जमीन कहते थे। ये साधारण जमीन से अलग होता था। पिछली वीडियो हमारी थोड़ी छोटी थी, कुछ लोगों ने बोला कि क्या सर इतना छोटा वीडियो बनाइएगा तो हमारा कैसे होगा, तो हमने बोला चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वीडियो को। अब बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो आप तो देख करके डर जाइएगा, इतना 3-3 घंटा का वीडियो, तो थोड़ा इसको बीच का रखें आपकी बातों को भी समझते हुए। तो खास महल, अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, खास महल किसे कहेंगे? धारा 50 भी आप लोग को बीच बीच में जानना है, काफी धाराएं हैं इसमें। और आप क्वेश्चन जो अपने भी आप लेकर के आए हैं वो सारे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि अध्याय 10 जैसे है, इसमें भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध को कोड़कर कहा गया है, या फिर अध्याय 9 में बंजर भूमि का बंदोबस्त बताया गया है कि खेती वाली जमीन को बेदखल करने, कब्जा बनाए रहने की शक्ति जो है धारा 65 में दिया गया है। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको भी आप याद रखेंगे। मेजरमेंट के लिए धारा 75 जिसमें मेजरमेंट जो होती है ना जमीन की, आप देखते होंगे जमीन का मेजरमेंट होता है, तो वो भी आप देखेंगे। इधर क्या है देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में ये vinayisacademy.com से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, उस पर ही पहले ये क्वेश्चन डाला जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आता है। पहले vinayisacademy.com पर रहता है क्वेश्चन, ओरिजिनली बनाया हुआ क्वेश्चन है, किसी दूसरे का कॉपी किया हुआ नहीं है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में वन उत्पादन के अंतर्गत किन चीजों को रखा गया है? तो सारी चीजें जो शुरू में बताए थे, मोम, रेशम, जंगली जानवर का चमड़ा, उसका दांत, उसका सिंग, पौधा से प्राप्त सामग्री, पत्ता, फूल, फल, ये सारी चीजों को रखा जाता है, सभी चीजों को रखा जाता है। इस कानून के द्वारा एक जो वन प्रदेश की मिट्टी है उसको भी संरक्षित किए हैं इस कानून के द्वारा। और कोई व्यक्ति अगर फॉरेस्ट प्रदेश से कोई सामग्री को निकाल ले तो उसके ऊपर मुकदमा अब हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं अभी, आप देखिएगा जब कोई कार्यक्रम चलता है, लास्ट वाले जो शो होते हैं ना लास्ट में, तो थोड़ा वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो शुरू वाले थोड़ा वो आराम से होते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में कभी गए स्कूल में,
तो शुरू के लोगों से बहुत आराम से बात किया जाता है, और देखिएगा बाद वाले से जल्दी जल्दी। तो बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से भी आंसर के लिए तैयार रहेंगे। तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में धान की खेती के लिए जो जमीन को चौड़ा करके बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोडकर, बहवाला, खंडवा, जल शासन अथवा अरियत। ये याद कर लीजिए। चलिए, उसको क्या कहते हैं? कोडकर, याद कीजिए, कोडकर। और क्या कहते हैं? कोडकर के अलावा उसको कहा जाता है अरियत, अरियत, बहवाला, खंडवत, खंडवत, जल शासन। ये नाम है खेती के लिए। ये कृत्रिम रूप से, मतलब नेचुरल जमीन नहीं है। हमारे झारखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसमें जंगल को काट करके और खेत बनाया जाता है। इसको अंग्रेजी में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। आप झूम खेती का नाम सुने होंगे, झूम कल्टीवेशन। पोडा, बेवार कल्टीवेशन, मध्य भारत में जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, अमरकंटक का पठार पर बेवाड़ या पोडा कहते हैं। हमारे झारखंड में झूम, असम में भी झूम बोलते हैं। ये झूम की खेती में खेत बनाए जाते हैं, खेती किया जाता है, और उस खेती वाली जमीन को कोडकर, बहवाला, खंडवत, जलशासन, अरियत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये जनरली ये जो जमीन है एक कृत्रिम जमीन होती है, खेती वाली जमीन होती है। और जब खेती वाली जमीन पर जब फसल लगा दिया जाता है तो वो हमारे समुदाय की, जो हमारे झारखंड की संस्कृति में चल संपत्ति हो जाती है वो। और लगान आपको तो देना है, जो जमीन का रैयत है उनको लगान देना पड़ेगा। लगान आप धन के रूप में दीजिए, वस्तु के रूप में दीजिए, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। भूमि का स्वामी धन या वस्तु के रूप में लगान दे सकता है। आप धन के रूप में भी दे सकते हैं, वस्तु के रूप में भी दे सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने आपको दिया है, जिसमें ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लंबा चौड़ा पेज है कि लोग तो देख के ही डर जाते होंगे। फिर भी चलिए, हम लोगों ने कोशिश किया कि 100 सुपर क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए। 100 सुपर क्वेश्चन से लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी इस वक्त में आप लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक लगातार आते रहे। और आप दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, हमारे ऊपर भी मत रहिए, आप अपने से भी घर में पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए, विनय सर तो बोले थे कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, तो चलो हम किसी पर नहीं रहते, सर पे ही रह जाते। तो समय समय पर गांव और गांव को परिभाषित भी करती है, जो 80 नंबर धारा में है कि स्थानीय क्षेत्र संपदा या उसके बारे में सर्वेक्षण किया जाता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करती है। तो ये चीजें हैं। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित क्वेश्चन आ गया, देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसलिए उसमें जिस पर बात नहीं की उस पर बात करना है। काश्तकारी का अलग अलग वर्ग कौन कौन सा, जो बताए हैं अभी आपको, ये जो है इसमें अध्याय 2 में बताया गया है। और इसका वर्ग का उल्लेख जो है धारा 4 में। कानून की धारा जो है आप उसको देखेंगे कि पुरुष के वंशज द्वारा अपनाया गया है, वर्तमान में खेती भी हो रहा है, रैयत किसी परिवार के नाम से है या परंपरा में है, हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी जो होता है इसको ही खुटकट्टी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया आप खुटकट्टी के बारे में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। तो आपको बता दें कि इतने क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, आप जरूर से हमें बताइएगा। और इसी प्रकार से हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, टेस्ट सीरीज से भी जुड़ेंगे। एक वीडियो और हमारा था, तो वो क्वेश्चन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिया जाए। और इसमें सारे प्रश्न जो है कुछ एक्स्ट्रा, और अगर आपको जानकारी की जरूरत महसूस होती है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बता दें। कुछ और भी एक्स्ट्रा जो चीजें होंगी वो एक्स्ट्रा चीज के लिए
कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जिसमें अगर धारा 72 में रैयत, अगर 72 धारा की बात की जाए तो इसमें आप रैयत की जानकारी 72 में है, और रैयत द्वारा भूमि का परित्याग किया जाएगा तो 73 में है। अगर रैयत भूमि को छोड़ देता है तो 73 में कि रैयत भूमि को छोड़ देगा। इसी प्रकार से इस पट्टे का प्रभाव जो है वो अगर आगे कंटिन्यू होता है तो फिर 74 में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इन चीजों को। और अध्याय 11 जिसमें रूढ़ी और संविदा है, अध्याय 12 जिसमें अधिकार, अभिलेख और लगान को बताया गया है। तो ऐसे कई चीजें हैं धारा में। जो 19 चैप्टर है, इसके तमाम 19 चैप्टर की जानकारी भी अपने पुरानी वीडियो में दिया था कि अनुपूरक उपबंध जो है ये अध्याय 19 में, अगर लास्ट जो चैप्टर है 19 नंबर में, तो चैप्टर नंबर 19 जो होगा इसमें बताया गया है अनुपूरक जो सब्सिडियरी चीजें हैं उनकी जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से अगर धारा आप देखेंगे 271 नंबर जो धारा है, जिसमें विशेष 271 धारा है, जिसमें विशेष व्यवस्था मतलब अलग अलग स्पेशल केस में जो कानून बनेगा उसको बताया गया है। स्पेशल कानून के संबंध में जानकारी दी गई है। और जैसा आपको बताया कि वर्ष 2016 में इसमें एक संशोधन हुआ था, और सबसे पहले धारा 21 कहां पर हुआ, तो आप पहला नंबर पे लिखिए, धारा नंबर 21 में किया गया था। इसके बाद 46, 49 में किया गया, 46, 49 और 71 इतने धाराओं में परिवर्तन किया गया है। इतने धाराओं में परिवर्तन किया है, 21, 46, 49 और 71 में किया गया है। तो ये जो इसका नाम विस्तार बताया गया है कि अधिनियम की धारा 21 में 21 ख का अंतःस्थापन किया गया, और जिसमें गैर कृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति दी गई। गैर कृषि वाली भी जो जमीन है इसे भी किया जाएगा। और 49 में भूइहरी के संबंध में, इसमें भूइहरी वाला जो मामला था, भूइहर कौन होंगे, उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बताया गया है 49 में। इसी प्रकार से धारा 71 के क में ये बताया गया है कि संशोधन जो होगा अवैध रूप से अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य का कब्जा, जो जमीन होगा, आदिवासी की जो जमीन होगी, एसटी की जो जमीन होगी, अगर उसको किसी ने इलीगल रूप से कैप्चर कर लिया है तो इसको इसमें हम लोग ट्रांसफर करेंगे और एसटी को जमीन देंगे।